बेलापुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर रमेश नाम का एक बावर्ची रहता था। वो अपना काम बहुत ही मेहनत और लगन से करता था। रमेश कितना भी मेहनत करे, वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता था। ये इसलिए था क्योंकि उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसके घर में उसकी बीबी, उसके 3 बच्चे, इसके अलावा उसका बड़ा भाई, उसकी बीबी और उसके बच्चे, ये सब एक घर में रहते थे। उसके घर में कमाने वाला सिर्फ रमेश ही था। उसका भाई सुरेश बहुत ही निकम्मा और कामचोर था, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले रमेश पे पड़ती थी। एक दिन रमेश अपने बड़े भाई से बात करता है। भैया, शास्त्री नगर में मैंने आपके लिए एक काम देखा है। उस ढाबे के मालिक से मेरी अच्छी जमती है। अरे तू क्या पागल हो गया क्या? मैं और काम करूँगा? मैं तो पैदा ही मालिक बन के हुआ था। चल तू मेरे साथ, हम दोनों मिलके एक ढाबा शुरू करते हैं। 2-4 कारीगर रख लेंगे। अरे भैया, फिर हम क्या करेंगे? तोड़ गिनेंगे और क्या करेंगे। हा। सच में रमेश, तू ना बहुत बड़ा बुद्धू है। मैं बुद्धू ही सही भैया, लेकिन आपकी तरफ फेंकू नहीं। नया ढाबा खोलने की बात कर रहे हो भैया, लेकिन ढाबा खोलने के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा और कारीगर कहाँ से लाएंगे? ओए, तू उसकी चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। मैं जो बोल रहा हूँ तू बस वही सुना कर। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अरे वो अपनी गाँव की जमीन है ना, वो मैंने बेच दी है और ढाबे का काम भी चालू कर दिया है। अरे भैया, ये क्या किया आपने? एक ही तो अपनी पास जमीन थी और वो भी आपने बेच दी। ओए, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझे मत सिखा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुझे जो कहा है वो तू सिर्फ सुना कर और वही काम कर। और हाँ सुन, अगर तुझे नए ढाबे में हिस्सेदारी चाहिए तो मेरे साथ चुपचाप काम करना पड़ेगा। सुरेश ने रमेश के सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा, इसलिए रमेश को सुरेश की बात आखिर माननी पड़ी और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों ने मिलके एक नया ढाबा खोल लिया। जमीन बेचकर वो सिर्फ ढाबा ही खोल सके, कारीगर रखने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं बचे। भैया कोई बात नहीं, हम मिलकर काम करेंगे। आप देखना, हमारा ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। अरे दोनों खाना बनाएंगे तो गल्ला कौन देखेगा? तू एक काम कर, तू रसोई घर संभाल, मैं गल्ला संभालता हूँ। और हाँ एक काम कर, गीता को भी साथ में लेके आ, वो भी तेरा काम में हाथ बढ़ाएगी, ठीक है? रमेश ने सुरेश को कुछ नहीं कहा और वो खाना बनाने के लिए चला गया। उसकी पत्नी गीता और उसके बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। रमेश ने बहुत ही प्यार से खाना बनाया और ग्राहकों को परोसा। खाने का स्वाद और रमेश का अच्छा बर्ताव ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही खाना अच्छा है। मैं अब जब भी यहाँ से गुजरूंगा आप ही का खाना खाते जाऊंगा। इसी तरह ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगा और इसके पीछे सिर्फ रमेश की मेहनत थी। उसका बड़ा भाई सुरेश गल्ले पे बैठ के हमेशा सुस्ताता रहता था। ये बात रमेश को भी अच्छे से पता थी, लेकिन लड़ाई के डर से वो उसे कुछ नहीं बोलता था। फिर एक दिन, चल भाई रमेश, घर चलते हैं, ढाबा बंद करने का टाइम हो चुका है। रुको ना भैया, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है। शहर से आने वाली आखिरी बस आने वाली है। वो बस पुणे से आती है, उसमें बहुत सारे पैसेंजर होते हैं, तो उन्हें खाना खिला के ही चलते हैं। क्या बकवास कर रहा है? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तू एक काम कर, खाना पैक कर भी दे दे मुझे, मैं घर जा रहा हूँ, तू ढाबा बंद करके आ जाना। सुरेश हमेशा ऐसा ही करता है और खाना लेके घर चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर में पुणे से आने वाली आखिरी बस ढाबे के सामने रुक जाती है, जिसका रमेश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बस से उतरने वाले काफी सारे लोग रमेश के ढाबे पर खाना खाते हैं और खाना हो जाने के बाद बस में चले जाते हैं। उनके जाते ही रमेश ढाबा बंद करने लगता है। तभी एक भूखे साधु बाबा वहाँ पे आ जाते हैं। बेटा, कुछ खाना हो तो खिला दो हमें, भगवान इसका फल तुम्हें जरूर देगा। बाबा को देखकर रमेश को साफ पता चल रहा था कि बाबा के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी रमेश ने साधु को खाना खिलाने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने खाना परोसने के लिए बर्तन खोला, तभी उसने देखा खाना बहुत ही कम है। ये खाना तो बहुत कम है,
ये तो बस गीता और बच्चों के लिए है। सब सोच समझ के रमेश साधु बाबा को खाना परोस देता है। तभी वहाँ पे रमेश की बीवी गीता आ जाती है और वो खाली बर्तन देख के बोलती है, जी ये क्या कर दिया आपने? आपने पूरा का पूरा खाना साधु बाबा को दे दिया। अब आप, मैं और बच्चे क्या खाएंगे? चलो आप और मैं तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या? कोई बात नहीं गीता, भैया जाते वक्त ढाबे से खाना लेकर गए थे, कुछ तो बचा होगा, वही खिला देना बच्चों को। कैसी बात करते हो जी, घर पे तो इतने सारे लोग हैं, तो कैसे खाना बचेगा? अब क्या करें जी, बच्चे तो सुबह से भूखे हैं। गीता की बात सुन के रमेश को ये एहसास हुआ कि उसने सारा खाना नहीं खत्म करना चाहिए था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी और फिर से खाना पकाने के लिए राशन भी नहीं था। अपने बच्चों के भूख के बारे में सोच के ही रमेश की आंखों में आंसू आ गए। ये सारी बातें साधु बाबा सुन रहे थे और उन्होंने जाकर रमेश से कहा, चिंता ना करो बेटा, तुम्हें अपनी नेकी का इनाम जरूर मिलेगा। ये लो, ये मटका ले लो। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये है जादुई मटका। बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र के जाप करते ही तुम इस मटके के अंदर जो भी चीज डालोगे वो तुम्हारी 100 गुना बढ़ जाएगी। ये मटका हमेशा खाने से भरा रहेगा। लेकिन बेटा, इसका उपयोग तुम किसी लालच के लिए या अपना स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते। ऐसा करते ही ये अपना काम करना बंद कर देगा। मैं समझ गया बाबा, अब मैं चलता हूँ। लोगों की भलाई करते रहना बेटा। रमेश को आशीर्वाद देके वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। जादुई मटके ने अब रमेश की जिंदगी ही बदल दी। अब रमेश को पूरा दिन चूल्हे के सामने नहीं बैठना पड़ता। मंत्र का उच्चार करते ही वो खाना 100 गुना बढ़ जाता था। अब रमेश के ढाबे से कोई भूखा पेट नहीं जाता था। रमेश अपने ग्राहकों को भरपेट खाना खिलाता था और शाम होते ही वो गरीबों को भी खाना मुफ्त में खिलाता था। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत गए, लेकिन एक दिन सुरेश को जादुई मटके के बारे में सारी सच्चाई पता चल गई। अच्छा, तो ये बात है। जादुई मटके की सच्चाई अब मेरे सामने आ चुकी है। रमेश को क्या लगा? वो नहीं बताएगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे मूर्ख समझता है वो, लेकिन उस बुद्धू को क्या पता इस मटके का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं उसे बताऊंगा। दूसरे दिन सुरेश ने कोई बहाना करके रमेश को बाजार भेज दिया। रमेश के जाते ही सुरेश ने वो मटका पूरी तरह से खाली कर दिया और उसके अंदर कुछ पैसे डाल दिए। अब सुरेश को लगता है कि अब ये मटका पैसे से 100 गुना बढ़ जाएगा। जैसे ही थोड़ी देर के बाद सुरेश ने मटके के अंदर झांक के देखा तो उसके पैसे गायब हो चुके थे। अरे, मेरे तो पैसे गायब हो गए। किसी काम का नहीं ये मटका। मैं तो इसे अब सुरेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जैसे ही सुरेश उस मटके को फेंकने लगता है तभी रमेश आ जाता है। रमेश को अपने भाई पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को कुछ नहीं बोलता। अब रमेश फैसला कर लेता है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रहेगा। सुरेश उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रमेश उसकी एक भी बात नहीं सुनता। कुछ दिनों के बाद रमेश अपना दूसरा ढाबा शुरू कर लेता है। उस जादुई मटके के कारण रमेश का ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगा। कुछ दिनों के बाद सुरेश को ये एहसास होता है कि वो अपने भाई के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। अब सुरेश को पता चल गया था, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है।